Welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to discuss NDA Physics PYQ 2024-1. हम आज बेसिकली आपके NDA Physics का 2024 का पहले एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ताकि बेसिकली आपको आइडिया मिल जाए कि आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, उनकी बेसिकली वेटेज किस किस टॉपिक से ज्यादा है और कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। Previous year questions for ND and NA Physics 2024. ND and NA 2024 written exam. The first question is an infinite combination of resistors each having resistance R is equal to 4 ohm. आपके जो कनेक्शन है रजिस्टर्स के वो इनफाइनाइट है। देखो यहां से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे, पॉइंट ए से स्टार्ट है आपका और जाते जा रहा है, इस वे में जा रहा है, ऐसे 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 और ऐसे आपका जाते जा रहा है, आपका इनफाइनाइट है, एंड तक है। तो बेसिकली पूछा क्या गया है, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस बताना है आपको, कौन से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इस सर्किट को देख पा रहे हो, सर्किट क्या है आपका, यहां से स्टार्ट हो रहा है रेजिस्टेंस आपका, इस वे में जा रहा है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इनफाइनाइट का भी जो लास्ट रेजिस्टेंस होगा, जैसे इनफाइनाइट को तो हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही होता है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इस पोर्शन में ऐसे ही आएगा, लास्ट पोर्शन में ऐसे। लास्ट रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसे आएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके पहले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल ही है ना, पैरेलल। आपके पहले रेजिस्टेंस के साथ ये मान लो आपका पहला रेजिस्टेंस है, और जो लास्ट का रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट का भी लास्ट, वो कहीं ना कहीं इसके पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं खाली इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को देखूंगा तो कौन से कॉम्बिनेशन में, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, आपके सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी दे रखी है, ईच कितना दे रखा है आपका 4 ओम, 4 ओम। तो बेसिकली आप निकालोगे कैसे, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ ही क्वेश्चन करना पड़ेगा आपका। जैसे आपका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। इसमें जो आपकी मान लो हमने नेट रेजिस्टेंस को y मान लिया, नेट रेजिस्टेंस को मान लो आप y, तो नेट रेजिस्टेंस आपको कितना आएगा, एक तो आपका जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो, आपका यहां जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो, और लास्ट में अगर आप देखोगे ये R जो है, मतलब आपका जो ये R है स्टार्टिंग वाला, वो आपके सबसे एंड वाले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, पैरेलल। तो मेरा जो एंड वाला रेजिस्टेंस है, मेरा जो एंड वाला रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका y ही तो होगा, क्योंकि आपके R जो है वो किसके पैरेलल है, आपके y के, नेट रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो इसको हम R रखते हैं। अगर ये पैरेलल है, पैरेलल में हम क्या करेंगे, पैरेलल में अगर आप देखोगे कि जैसे आपका जो पैरेलल में होता है R1 प्लस R2 करते हो आप, जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इसका आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। इसका एलसीएम क्या होगा, बेसिकली R1 R2, और ऊपर क्या हो जाता है R2 प्लस R1, मतलब वही R1 प्लस R2, और ये क्या चला जाता है, क्योंकि ये 1/R होता है, तो ये चला जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा आपका नीचे। उस वे में अगर मैं आपको बोलूं, सेम अगर आपका ये जो R1 R2 है, R1 R2, ये जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। सेम अगर मैं एक R1 हमारा यहाँ पर ये है और R2 क्या हमारा यहाँ पर ये, तो R1 R2 का क्या मतलब है, ऊपर आ जाएगा आपका RY, ऊपर क्या आ जाएगा आपका RY, और नीचे जो है बेसिकली नीचे क्या आ जाएगा आपका R प्लस वाई, ठीक है। जैसे सेम आपका R1 प्लस R2, नीचे आ जाएगा आपका R1 मतलब R प्लस वाई, इसके हिसाब से, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आपका ये आएगा R प्लस वाई। आप इस R को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, R इंटू आर, आर स्क्वायर, R इंटू वाई, वाई आर, ठीक है। फिर इसको आप इससे इस तरफ क्या है आपका, एक तरफ आर वाई तो है ही ना, ठीक है। ये इतना आपका इक्वेशन बनना है। देखो ये इक्वेशन आपका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है ये भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू वाई आर वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और आर एच एस में क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस वाई आर या आर वाई, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे बेसिकली क्या आ रहा है आपका, अगर आप देखोगे हमारे R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हमारी 4 ओम, तो जहां जहां R है वहां 4 पुट कर दो, ठीक है। लेकिन पहले इसको हम सबसे सॉल्व कर लेते, ये आर वाई आपका क्या हो गया 2 RY,
और ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। मैं आर की जगह पे 4 डालू तो ये आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर वाई क्या हो जाएगा 2 RY। ठीक है, और यहां पर क्या बचा आपका, एक वाई स्क्वायर और एक आपका RY। अगर मैं इसको एक जगह पर ला करके करता हूं तो ये क्या बनेगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2RY, इधर जाके माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा इधर जाकर के, और ये प्लस में -1, मतलब +1 -2, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये हो जाएगा ना कि आपका -RY आ जाएगा, और ये आपका 16 प्लस में इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -16। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन r की जगह पे आपकी वैल्यू क्या है 4, तो आपका जो लास्ट इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक वो बना वाई स्क्वायर -4y -16 = 0। इसमें अगर आप y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू अगर यहां तक आपने नोट कर लिया है क्योंकि ये और भी नीचे जाएगा, तो अगर आप इसकी इक्वेशन निकालोगे तो आपके कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर सकते इसको आपको वाला फॉर्मूले से करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से। आपको अगर याद होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, अगर आपको याद होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को लगा करके आप पुट करोगे तो यहां पर देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है -16। ये फॉर्मूले में पुट करो और आपका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आपका फॉर्मूला है y का फॉर्मूला क्या होगा -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। इसको अगर आप पुट करोगे तो आपका जो सही आंसर आएगा a की जगह पर a, b की जगह पर b, d की वैल्यू आपको मालूम है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, d की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है b² - 4ac। इसको अगर आप पुट करके निकालोगे तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 2 + 2√5। लेकिन अगर आपको पुट करके देखना ही है तो मैं आपको पुट करके दिखा भी देता हूं। आप बस ये टॉपिक आप बस ये याद रखना कि हमारा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली फिर ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, अगर आपने नोट कर लिया यहां तक तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं इसमें b² - 4ac वाला। तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आई है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, ये वो बात ठीक है आपका, ठीक है। y की वैल्यू -b क्या है, b तो आपका पहले से -4 है, इसके पास और माइनस का साइन लगा दो, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। b² का मतलब क्या है -4 का स्क्वायर, b² - 4ac। 4a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 1 और c की वैल्यू -16, ठीक है, अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है आपकी 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, 16 4 64, ये माइनस का साइन ये माइनस कट के क्या आ जाएगा आपका प्लस का साइन आ जाएगा, अपॉन में 2a 2 × 1 2 64, और अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 80। तो आपका आंसर क्या आएगा 4 प्लस माइनस √80 अपॉन में 2a। एक सॉरी ए तो हम डाल चुके हैं ना, ए पुट कर चुके हैं, ए खाली 2। अच्छा, अब 80 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बाहर तो 4 है ही, अंदर क्या बनेगा 2 × 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा 80, अपॉन में क्या आएगा 2, कितना पेयर निकला, एक पेयर यहां से निकला एक पेयर यहां से निकला, मतलब आपके बाहर 2 2 निकले, प्लस यहां पर आपका क्या निकलेगा 4, और अंदर क्या बचेगा √5 अपॉन में 2। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, प्लस -4 फिर वापस से 4, यहाँ पे 2 2 निकले तो 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 2 2 जा क्या आ गया 4 √5। आपका देखो यहां से अगर आप कॉमन लोगे, यहां से अगर आप कॉमन लोगे भी तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर आप इसको 2 से काटोगे, मान लो दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों जगह से मैंने 2 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, और 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा आपका 2, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2, और यहाँ पे तो √5 है ही, अपॉन में क्या है आपका 2 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 2 आपका कट गया। फाइनली जो आंसर आया वो क्या है आपका 2 + 2√5, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा नेट रेजिस्टेंस 2 + 2√5। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं बार बार बोलूं, ये क्वेश्चन बस आपका लेंदी है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो बहुत से बच्चों ने मैंने सुना था कि क्वेश्चन स्किप कर देते क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसका पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा आपका 2 + 2√5।
तो सही ऑप्शन क्या है इसमें 2 + 2 रूट में 5 ओम, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बिलो, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसका V1 जो है, V1 जो वोल्टेज 1 है आपका, वो 1 वोल्ट के इक्वल है, और पूरा रेजिस्टेंस जो आपका 1000 ओम के इक्वल है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका 1000 ओम। द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R इज वेरी क्लोज टू 1 मिली एम्पियर, आपके मिली एम्पियर के बराबर में करंट है। वोल्टेज अक्रॉस A टू B, A से लेकर के B में जो वोल्टेज है वो VAB है, VAB क्या आपका 1 था। ठीक है, ऊपर भी 1 दे रखा है। ठीक है, अब सर्किट इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, द सर्किट अब हैज चेंज्ड। ठीक है, चेंज हो गया आपका। वेयर वैल्यू ऑफ V2, देखो V2 की वैल्यू 5 वोल्ट है। यहां पर समझने वाली क्या बात है, एक छोटी सी बात, अगर आपने वो समझ ली, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अगर आपका V2 5 है, V2 क्या आपका 5 वोल्ट है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका V1 होगा, ये और ये तो इक्वली होगा ना आपका। तो इसका मतलब मैं बोल सकता, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों तो इक्वली होगा आपका। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि V1 और V2 दोनों ही इक्वल होंगे आपके 5 वोल्ट के बराबर, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर V2 आपका 5 है तो धीरे धीरे करके ये भी V1 को 5 में ही ला देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका V1 भी 5, V2 भी 5, बस ये छोटी सी बात आपको पकड़नी थी। और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 0.1 ओम, 0.1 ओम। ठीक है, आपको बताना है करंट, पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है, पूरे सर्किट में आपका बेसिकली करंट कितना जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं करंट का फॉर्मूला जो होता है, अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताऊं, V इक्वल टू क्या होता है IR। अगर मुझे वहां से I निकालना है तो मैं V/R कर दूंगा। हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये। आपका रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस है 1000 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस जो 0.1 ओम है, 0.1 ओम। ठीक है, आपका वोल्ट जो है V1 और V2 सभी के सभी 5 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, हमें I पता करना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, ये यहाँ जाके मल्टी डिवाइड हो जाएगा। I की वैल्यू क्या है, हमारा वोल्ट क्या है 5 वोल्ट, और आपका रेजिस्टेंस क्या है 1000। हम टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, एक तो आपके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस और एक आपके बैटरी का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों। आपके ये सर्किट का रेजिस्टेंस है और ये आपकी बैटरी का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 1000 प्लस 0.1, भाई अभी 1000.1 आया, इसको 1000 ही मान लो ना, 1000.1 मानने की क्या जरूरत है, इसको 1000 ही मान लो। इतना 1.1 की तो कोई वैल्यू भी, 0.1 की तो नेगलेक्ट कर दो इसको, 5 अपॉन में 1000 ही रहने दो इसे। ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या मैं इसको बोल सकता हूं मिली एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा है आपका, ऑप्शन डी 5। ठीक है, ऑप्शन डी जो आपका सही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, इस क्वेश्चन में बस मुश्किल ये था कि आपको बस ये वाला पोर्शन देखना है कि V2 जो है, जो जिसका वैल्यू 5 है, और V1 की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, ये भले ही वैरी करेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे सर्किट में करंट चलता रहेगा, ये लास्ट में इसको अपने इक्वल कर ही लेगा। ठीक है, तो V2 और V1 आपके बिल्कुल 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। If the current through an electric machine running on direct current is 15 एम्पियर, करंट की वैल्यू है आपकी 15 एम्पियर, ये छोटा क्वेश्चन है, यही हो जाएगा। द मशीन रन फॉर 10 मिनट्स, टाइम क्या दे रखा आपको 10 मिनट्स। भाई हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में करेंगे, ये तो आपका ऐसा यूनिट में ही है। टाइम को 10 को 60 सेकंड से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, 600 सेकंड आगे टाइम आपका। आपको चार्ज पूछा जा रहा है, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मतलब एनडीए के मुकाबले तो, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसके मुकाबले तो बहुत बच्चों वाला सवाल है ये आपका। आप फिर भी देखोगे इसमें जो आपके क्वेश्चन आता है, क्या आता है आपके इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, टोटल चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं करंट। आई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है क्यू अपॉन में टी। ठीक है, क्यू कितना है आपका, क्यू आपको मालूम है, क्यू ही तो निकालना आपको। अगर मैं क्यू की बात करूं, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू में टी।
आई कितना है आपका 15, टाइम कितना है आपका 600 सेकेंड। अब क्या हो जाएगा 15 छके 90, 15 छके 90 और 2 जीरो और लगा दो 9000 कूलम। तो Q की वैल्यू चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9000 कूलम। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है ये। Which one of the following is the best shape for solid metal rod to form a lightning conductor? हमें lightning conductor बनाना है। देखो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके बिल्डिंग्स को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाता है। बेसिकली लाइटनिंग अपने ऊपर वो अट्रैक्ट करवा लेता है ताकि वो पूरा का पूरा लाइटनिंग आपके मेटल बॉडी के थ्रू आपके अर्थिंग में चला जाए। तो देखो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो लाइटनिंग कंडक्टर होना चाहिए कैसा होना चाहिए पॉइंटेड। अब पॉइंटेड ही क्यों, अगर आपका लाइटनिंग कंडक्टर पॉइंटेड होगा तभी तो बेसिकली यहाँ जो लाइटनिंग आएगी वो इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा। अगर ये आपका ओवल है तो आपका ऐसे ऐसे आपका यूनिफॉर्म इधर पे जाएगा या इधर जाएगा, बीच में नहीं आएगा। अगर आपका सर्कुलर है तो यहाँ पे अनइवन चला जाएगा। देखो पॉइंटेड होने का मतलब ये कि आपका जो पॉइंट है ना ये आपके लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगा। तो जो आपका मेटेलिक रॉड है या लाइटनिंग कंडक्टर है उसका जो बेस्ट शेप होना चाहिए, उसका जो पॉइंट होना चाहिए वो आउटवर्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इन सब में से आउटवर्ड पॉइंट कौन सा आपका ऑप्शन ए। तो ये ज्यादा अच्छा लाइटनिंग कंडक्टर बनेगा, बेस्ट शेप है ये आपके। ठीक है, Which one of the following forces is fundamental in nature? फंडामेंटल आपने दो यूनिट सुनेगी, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं बेसिकली जो और किसी चीज से डिराइव नहीं होते, उनसे बाकी सारी यूनिट्स डिराइव होती हैं। ठीक है, या कंजर्वेटिव भी आप कह सकते हो। आपके तीन फोर्स के बारे में दिया गया है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इन तीनों फोर्सेस की बात करूं तो तीनों के तीनों कंजर्वेटिव जो होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बेसिकली। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ही आपके फंडामेंटल है। जितने भी आपके अलग से फोर्स बनते हैं, अलग से आपके यूनिट्स बनते हैं, वो आपके इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, जितने भी आपके डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं आपके इन्हीं तीनों यूनिट से बनते हैं। तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही फंडामेंटल में आएंगे, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों के तीनों है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चों ने बोला था सर इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया। अगर आप ये करोगे तो आपके 7-8 मिनट कहीं नहीं गए एक क्वेश्चन को करने में। देखो एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, ठीक है, उसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है इसका आर। ठीक है, इसका जो इनर रेडियस है, अंदर वाला रेडियस, ये अंदर अंदर रेडियस क्या है आपका r/2। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज रो। आपका जो सॉलिड स्फीयर, अंदर का जो स्फीयर है वो सॉलिड है, तो इसकी डेंसिटी क्या है रो। ठीक है, शेल की जो डेंसिटी है बाहर वाले, ये बाहर वाले जो शेल की जो डेंसिटी है, बाहर वाला जो शेल है ये, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी जो डेंसिटी वो क्या हाफ है, रो/2। तो आपको बताना है एवरेज मास डेंसिटी, डेंसिटी पूछ रहे हैं वो आपको, एवरेज पूरा जो ये फॉर्म हुआ आपका डेंसिटी कैसे होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। आपको इनका मास अपॉन में वॉल्यूम कर देना है, बस ये निकालना है। लेकिन इतना निकालने में अभी मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। तो देखो हम पहले आउटर शेल की डेंसिटी निकालेंगे। ये जो आपका आउटर शेल है बाहर वाला, इसको छोड़ करके, बीच में सॉलिड को छोड़ करके बाहर जो शेल है उसकी डेंसिटी निकालेंगे। फिर इसका मास निकालेंगे, दोनों के मास को ऐड करके इसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, आपका डेंसिटी आ जाएगा। लेकिन जितना आसान है बोलना उतना है नहीं। ये आपका शेल है, ये आपका सॉलिड है, स्फीयर है। ठीक है, हम पहले निकालते हैं मास ऑफ शेल, शेल का मास निकालते हैं। है तो सर्कल, है तो स्फीयर ही ना, स्फीयर का मास कितना होता है आपका, स्फीयर का जो मास होता है वो क्या होता है 4/3 πr³। लेकिन अगर मैं इसके मास की बात करूं तो इसके मास में आप क्या करोगे, मास का मतलब देखो अभी आपने देखा डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी था अभी आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर मुझे खाली मास निकाला तो मैं उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। अगर मुझे खाली मास चाहिए तो मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे अगर मास निकालने बाहर वाले शेल की तो मैं क्या करूंगा,
इसका जो मास है आपका, डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या है आपकी, बाहर वाले शेल की डेंसिटी क्या है, अगर आपने देखा होगा इसमें बोले बाहर वाले शेल की जो डेंसिटी है वो ρ/2 है, शेल की जो डेंसिटी है वो क्या है आपकी, ρ/2, तो ρ/2, ठीक है। अब क्या है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम इतना ही तो है, अगर आप देखोगे इसका वॉल्यूम इतना ही तो है, अंदर वाला नहीं है, खाली बाहर बाहर वाला है, खाली बाहर बाहर वाला वॉल्यूम है इसका। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इतना, कि अगर मैं टोटल वॉल्यूम में से, टोटल बाहर वाला टोटल वॉल्यूम जितना भी है, टोटल वॉल्यूम में से इतना माइनस कर दूंगा तो क्या बीच बीच वाले का आ जाएगा, ऑब्वियसली अगर मैं टोटल वॉल्यूम को इस बीच वाले से माइनस कर दूंगा तो ये बाहर का आ जाएगा, ये इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखो यही चीज समझने वाली है यहाँ पर, डेंसिटी तो इसकी ρ/2 हो जाएगी, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल का रेडियस क्या है आर, माइनस 4/3 पाई आर अपॉन 2, अंदर वाले का रेडियस क्या था, अंदर का रेडियस था आपका r/2, क्वेश्चन में देखो r/2, ठीक है, अंदर का रेडियस क्या था आपका r/2, ये इसका क्यूब हो जाएगा। ये इसका, अगर आप इस टोटल को सॉल्व करोगे तब जाकर के इसका मास आएगा आपके खाली बाहर वाले शेल का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं है। ρ/2 आप इसको सॉल्व कर लो, अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8, ठीक है। तो एक काम कर लो आप इसमें, देखो मैं जो अभी स्टेप बता रहा हूँ नॉर्मल स्टेप आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, इसमें आप क्या करो, यहाँ का जो 8 है ना, यहाँ का 8 जो आर क्यूब के नीचे वाला 8 है, इसको ना बाहर ले जाकर के इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो सारे इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके, ये जो है आपके नॉर्मल मल्टीप्लाई तो हो रहे। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप क्या कर लो, इसमें जो ये ρ/2 है, ρ/2, ठीक है, इसका आप r/2 आर क्यूब बाय 8 जो है इसको इधर ले जाकर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली होगा क्या आपका, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे 4/3 r/क्यूब को, तो आपका जो ये 4/3 है ना, अंदर क्या बचेगा, देखो ये है आपका ρ/3। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है वो है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ये बचेगा आपका 1, यहां से इतना सारा कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा आपका 1/8, ये पूरा कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा ρ/2, ये तो है ही 4/3 पाई आर क्यूब तो चल ही रहा है, अंदर एलसीएम लोगे तो 8 1 जा 8 1 जा 8 माइनस 1 7, 7/8, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर लो, इस 2 को यहां से हटा दो, इस 2 को यहां से हटा दो, कैसे हटाओगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस 8 से तो आपका बन जाएगा 7/16। देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं, अभी कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखो, जो इतना मास आया ना ये मास ऑफ शेल है, मास ऑफ शेल, सेल का मास है ये, ठीक है, इतना बस ध्यान रखो, ये क्या आपका मास ऑफ शेल, इतना हम कहीं नोट कर लो या तो इसको, कि रो जो आपका 4/3 पाई आर क्यूब 7/16। अब नेक्स्ट जो हम निकालेंगे, नेक्स्ट जो हम मास निकालेंगे वो निकालेंगे हम अंदर वाले का मास, सॉलिड स्फीयर वाले का मास, ठीक है। सेम फॉर्मूला आपका यही रहेगा आपका, मैं खाली लास्ट छोड़ दे रहा हूं जो आपका मास ऑफ शेल निकला है, बाकी हम दोबारा यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड का करेंगे। अगर हम मास ऑफ सॉलिड, इसका भी क्या है सेम आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। इसका डेंसिटी क्या है, देखो अंदर वाले का डेंसिटी था वो तो पूरा रो था, अंदर वाले का जो डेंसिटी क्या था वो पूरा रो था, आपको यहाँ पे दिखा भी है, अंदर वाले का जो डेंसिटी है मटेरियल का वो क्या आपका रो, लेकिन इसका रेडियस जो वो क्या आपका r/2, ठीक है। तो इसका जो आपका, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका 4/3 पाई आर अपॉन 2 का इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब 4/3 पाई आर, r/2, क्योंकि इसका अंदर का रेडियस क्या था आपका r/2 है, ये r/2, तो 4/3 पाई आर का, आर की जगह पे हम r/2 डालेंगे यहाँ पे, तो आपका बनेगा क्या ये रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, ठीक है।
अच्छा इस 8 को ना बाहर ले जाओ, देखो यहाँ पर कोई डिवाइड मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, आपका वो तो नहीं होगा, एलसीएम तो नहीं होगा, इस 8 को बाहर ले जाओ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। रो अपॉन 8 और अंदर क्या बचेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके मास किसका मास है, ये आपका सॉलिड का मास, सॉलिड का मास। अब देखो क्वेश्चन लगभग खत्म ही हो गया। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं पूरी, तो डेंसिटी का होता क्या है, टोटल मास कितना होगा, इसको और इसको ऐड कर दो, अंदर वाले के मास और बाहर वाले मास को ऐड कर दो। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, ये क्या आपका रो 4/3 पाई आर क्यूब और अंदर क्या आपका 7/16 और ये क्या आपका रो बाय 8 4/3 पाई आर क्यूब। डिवाइड में क्या आता है आपका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, इस पूरे का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम तो इजी है, पूरे का वॉल्यूम क्या आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके टोटल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब टोटल स्फीयर का। बहुत क्वेश्चन इजी बन गया। इसके पास भी 4 पाई आर बाय क्यूब है, इसके पास भी 4 पाई आर बाय क्यूब है। तो अगर मैं इधर से कॉमन लेता हूं 4 पाई आर बाय पाई आर क्यूब, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर बचेगा 7/16 और रो 7 रो अपॉन में 16, ठीक है। और यहां से जब मैंने कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा रो अपॉन में 8 और नीचे क्या बचा आपका 4 पाई आर क्यूब। इसको काट दो, 4 पाई आर क्यूब से 4 पाई आर क्यूब आपका कट गया। तो आपका फाइनली जो आंसर बना वो क्या बना आपका 7 रो अपॉन में 16 और रो अपॉन में 8। इसका एलसीएम ले लो, 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये तो आपका 7p रहेगा, ये ऊपर साइड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 2 रो बन गया। तो आपका आंसर क्या आया आपका 7 to 9 रो अपॉन में 16। जो उसकी टोटल डेंसिटी आई वो क्या है आपकी 9 रो अपॉन में 16। देखो ये क्वेश्चन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस लेंथी आप कह सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में आपको बस मैथ्स ही है, अगर आपने एक बार ट्रिक लगा लिया, अगर आपने ये समझ लिया कि ये वॉल्यूम कैसे निकाला, मास कैसे निकाला, बस उसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आंसर जो है क्या आपका 9 रो अपॉन में 16, 9 रो अपॉन में 16। तो आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा दैट हैज लेंस विद। ह्यूमन आई का जो कैमरा होता है, देखो अगर कोई चीज पास आ रही है तो आपका लेंस का जो कर्वेचर होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब फोकल लेंथ हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है फोकल लेंथ, मतलब हमारा फोकल लेंथ भी आपका वेरी करता है। आपने देखा है कोई चीज आपके एकोमोडेशन 25 सेंटीमीटर के आसपास है तो अच्छा दिखेगा, और थोड़ा दूर है तो थोड़ा धुंधला दिख सकता है, लेकिन बहुत दूर है तो आपको बहुत छोटा दिखेगा। इसका मतलब आपका फोकल लेंथ भी वेरी हो रहा है और आपका एपर्चर भी वेरी हो रहा है। हमारे आईज में, हमारे आईज का फोकल लेंथ भी वेरी होता है और एपर्चर भी वेरी होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, फिक्स फोकल लेंथ नहीं होता, वेरिएबल फोकल लेंथ होता है लेकिन फिक्स एपर्चर नहीं होता, फिक्स फोकल लेंथ नहीं होता, वेरिएबल फोकल लेंथ होता है और वेरिएबल अपर्चर होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, ठीक है। ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ मास 0.2 आपका मास है मीटर स्केल का, मेड ऑफ स्टील इज केप्ट ऑन द 2 वेजेस, 2 वेजेस के कैप डाला हुआ है, W1 W2 हॉरिजॉन्टल पोजीशन में डाला हुआ है। W1 है द डिस्टेंस 0.2 फ्रॉम एंड्स। W1 का जो डिस्टेंस है वो एंड से कितना है आपका, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है क्या आपका 0.2। W2 का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 0.4 मीटर, ठीक है। इफ द फोर्स ऑन द स्केल इज N1, देखो W1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका N1, W2 की वजह से फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है आपका N2, ठीक है। आपको बताना है if the force on the N1 is due to W1 and N2 is due to W2, then आपको नॉर्मली इसमें बताना है फोर्स ही बताना है कि फोर्स आपका N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है कि W1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है N1, W2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है आपका N2। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और लेंथी दोनों है, ठीक है। अगर मैं आपको टोटल, अगर मैं इसमें टोटल फोर्स बता रहा हूँ, टोटल फोर्स कितना आएगा इसका, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि N1 प्लस N2, अगर N1 और N2 आपके दोनों को मैं जोड़ दूं तो इसके टोटल का वेट हो जाएगा, टोटल रॉड का वेट हो जाएगा।
तभी तो जाकर के स्टेबल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो N1 प्लस N2 आपको क्या हो जाएगा, mg के इक्वल, इसके टोटल वेट के इक्वल, स्टील के वेट के इक्वल। m क्या है आपका 0.24 और g कितना लेना है आपको 10। तो कहीं ना कहीं आपका जो इक्वेशन बनेगा, पहला इक्वेशन क्या बनेगा आपका, N1 प्लस N2, मास क्या है आपका 0.24, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया 2.4। ठीक है, 2.4 आपका क्या बन जाएगा, आपका न्यूटन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे इसके बाद आपको N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है। N1 और N2 की वैल्यू, इसमें बात कर रहा है ये टॉर्क की। टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का क्या होता है आपका परपेंडिकुलर फोर्स इनटू में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अगर आप इन दोनों का फोर्स और डिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों का फोर्स और डिस्टेंस दोनों ही निकालोगे, तो फोर्स आपका क्या आएगा, आपको इसमें सब कुछ निकालना है, आपको इसमें टॉर्क निकालना है, आपको इसमें वर्क डन निकालना है, आपको इसमें फोर्स निकालना है। तब जाकर के आप जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें पूरा का पूरा जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर वेरी करेगा बेसिकली। ठीक है, आपके N1 और N2 की जो वैल्यू होंगी, उसमें आपको जो वैल्यूज पुट करनी है वो उसमें कैसे करोगे आप बस ये समझ लो कि ये कैसे आया आपका। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, इसमें आप इसमें लगाओ टॉर्क का फॉर्मूला, जो आपका परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में जो फोर्स होता है, इनटू में फोर्स आपका N1 प्लस N2 आपको mg के बराबर दे ही रखा है। जो N1 और N2 जो है वो आपके 2.4, ये आपका न्यूटन, ये आपका पहला इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप N1 जो निकालोगे, आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स N1 आपका फोर्स ही तो है, N1 आपका फोर्स W1 की वजह से जो नीचे आपका W1 जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे जो आपका जो बेसिकली आपका टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्या होता है आपका डिस्टेंस इनटू में फोर्स। अगर मैं फोर्स को मुझे फोर्स निकालना, तो मेरा क्या हो जाएगा, टॉर्क या अपॉन में डिस्टेंस चला जाएगा ना, तभी तो जाकर के मेरा फोर्स निकलेगा। तो ऐसे अगर आप फोर्स निकालोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, बेसिकली देखो आपका जो ये आपका जो ये आपका जो यूनिफॉर्म मीटर स्केल था ना, यूनिफॉर्म मीटर स्केल का मतलब है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल का मतलब क्या होता है कि उसकी लेंथ ना हम यूनिटी में लेते हैं। यूनिटी में या तो 1 मीटर होगा या 1 समथिंग होगा, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 आपका जो भी है आपका यूनिटी में होगा। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, तो नॉर्मली इसके जो डिस्टेंस आपको किसी में दे रखे, मीटर में दे रखे, इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस हो, इसका जो लेंथ हो वो भी क्या होगा आपका 1 मीटर। अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालू, देखो यहां से ये 0.2 था, यहां से 0.4 था, मुझे अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको डिस्टेंस बिटवीन W1 एंड W2 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, आपका टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल था आपका 1 मीटर, उसमें से इतना निकाल दो और इतना निकाल दो, तो आपका इतना आ जाएगा ना W1 और W2 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, या आपके इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, तो 1 माइनस ये क्या था आपका 0.2 माइनस 0.4, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.6, तो आपका क्या आ जाएगा 0.4। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा आपका 0.4। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो टॉर्क निकालना है, टॉर्क आपका क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ देखोगे कि आपका वो फोर्स कितना बेयर कर रहा है, तो उसके लिए आपको टॉर्क भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब टॉर्क कैसे निकालोगे, डिस्टेंस तो आपका आ गया यहाँ पे, डिस्टेंस नॉर्मली आपका यहाँ पर आ गया है, तो फोर्स की आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी आपके टॉर्क अपॉन में डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही आप N1 का निकालोगे, N1 का भी क्या आएगा आपका फोर्स टॉर्क अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है अभी आपको, टॉर्क अपॉन में डिस्टेंस हमने निकाला आपका क्या 0.4 मीटर, इन दोनों के बीच का क्या होगा 0.4 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप N2 का निकालोगे, N2 में भी आप इन दोनों के बीच को कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो इन दोनों के बीच का निकालोगे। ऐसे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज जो आएंगी इनकी N1 और N2 की जो वैल्यू आएंगी आपकी, वो कहीं ना कहीं आपके 1.6 और 0.8 के आसपास आएंगी। लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है बेसिकली आप कह सकते हो कि इनमें कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी ज़्यादा। आपको क्या करना है, N1 के रिस्पेक्ट में आपको टॉर्क निकालना है और N2 के रिस्पेक्ट में आपको टॉर्क निकालना है। इन दोनों को ऐड कर दो और लास्ट में जब ऐड करोगे तो आपका टोटल टॉर्क निकल जाएगा। उसके बाद आप उसको फोर्स में पुट कर देना, तो उसके हिसाब से आपका N1 और N2 आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे
इसमें अगर आप नॉर्मल बेस की वैल्यू देख करके इनमें पुट कर सकते हो, आप n1 और n2 की वैल्यू आप नॉर्मल पुट कर सकते हो। तो इसमें जो आपका वैल्यू आएगा वो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, अगर आप खुद देख रहे हो कि आपका यूनिट स्केल है, यूनिट स्केल में आपकी वैल्यू ज्यादा तो नहीं आएंगी आपके हिसाब से, तो इनके अंदर वैल्यूज क्या आएंगी आपकी, बताओ। नॉर्मल जो इनके अंदर वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी आपका, n1 को अगर आप देख सकते हो n1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आप खुद पुट करके देखो, हम इसको एक बार पुट करके देखते हैं, हम खुद इसको एक बार पुट करके देखते हैं, हम चार वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हमने मान लो हमने n1 की वैल्यू पुट करी 0.6, मान लो हम ऑप्शन लेकर के चलते, ऑप्शन लेते इसमें, मान लो हमने ऑप्शन लिया, हमने n1 की वैल्यू आपकी 1.8 और आपके n2 की वैल्यू है आपकी 0.6, ठीक है, n2 की वैल्यू आपकी, सॉरी ये वाला ऑप्शन देखते हैं पहले, डी वाला ऑप्शन लेकर के चलते, n1 की वैल्यू क्या आपकी 1.8 और n2 की वैल्यू आपकी 0.6। अगर आप ये देखते हो तो कहीं ना कहीं ये जो आपका फोर्स आया, फोर्स कहाँ से आया आपका, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स कहाँ से आया आपका, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क क्या था आपका, टॉर्क था आपका फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, तो फोर्स कहाँ से आया आपका, तो अगर मैं टॉर्क को यहाँ ले जाऊं, डिस्टेंस अपॉन में टॉर्क, डिस्टेंस क्या था आपका, डिस्टेंस आपका हमने देखा डिस्टेंस था आपका 0.4 और आपका टॉर्क जो निकला है, ठीक है, टॉर्क तो हमें नहीं पता अभी, लेकिन फोर्स क्या था अपना, फोर्स का अगर हम लेके चलते आपको 1.8 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन में टॉर्क, टॉर्क को ऊपर भेज दो और 1.8 को नीचे कर दो, टॉर्क ऊपर 0.4 और 1.8 नीचे, तो ये कट गया आपका, मतलब 0 से 0 कट गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे भी तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, अगर आप 2 को अंदर 9 को बाहर रखोगे तो 0.092 से 18, 0.2 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस से सेटिस्फाई कर रहा है, 0.2 इधर भी है 0.2 इधर भी है, तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू जो है n1 की वैल्यू तो उसने सेटिस्फाई कर दी है। सेम आप n2 की करके देख लो, तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा आपका, सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी, ठीक है। सेम में आप n2 की वैल्यू भी आप सब उसमें पुट करके देख सकते हो, आपको इसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है, तो इसको ऑप्शन डी आएगा। escape velocity speed from the earth is close to the 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, another planet, देखो मान लो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, हम कंपेयर करते हैं, अनदर प्लेनेट होल रेडियस इज हाफ, मान लो अदर प्लेनेट का जो रेडियस है वो आपके अर्थ के रेडियस का क्या है, हाफ है, ये इक्वेशन 1 है। उसकी जो डेंसिटी है, आपके जो अदर प्लेनेट की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट जो है वो आपके इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, अर्थ के डेंसिटी से 4 टाइम है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। आपको एस्केप वेलोसिटी बतानी है इन किलोमीटर पर सेकंड, क्या होगा, जो आपका प्लेनेट बना है इस प्लेनेट का क्या होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में बताऊं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आर क्यूब ही तो होगा आपका, आर क्यूब। इस हिसाब से अगर आप इसका देखोगे भी तो मास जो होगा वो आपके किस पे डिपेंड करता है, मास क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के, मास जो होगा आपके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपके डेंसिटी के। तो इनका हम फॉर्मूला लगा करके चलेंगे, आपके मास और आपके डेंसिटी का। अगर हम मास और डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे इनके ऊपर, तो पहले ना आप देख लो नॉर्मली कि इसको और इसको कनेक्ट करने का ट्राई करो, डेंसिटी और मतलब आपका जो डेंसिटी है और आपका जो रेडिएशन को कनेक्ट करने का ट्राई करो कि क्या इतना पोर्शन आपको समझ में आया। अगर इतना पोर्शन आपको समझ में आया तो नॉर्मल में आगे कर सकते। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो कि अर्थ का क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बस ये जो है ना, ये अर्थ रेडियस के क्या है, हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, एक ये नॉलेज और एक आपका ये डेंसिटी। खाली ये क्वेश्चन है, ये पार्ट है जो कि आपके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता है इजीली, ठीक है। आप एक बार ये वाला पार्ट पढ़ो, उसके बाद मुझे बताओ कि इसमें कुछ समझ में आया नहीं आया आपको। आ जाएगा नॉर्मली, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं आपके। तो इसमें अगर आप देखोगे
इसमें जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के क्या है, हाफ है। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट जो है वो आपके अर्थ के 4 टाइम के डेंसिटी के इक्वल है। ठीक है, 4 टाइम डेंसिटी के इक्वल है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें आप फॉर्मूला क्या लगाओगे कि जो डेंसिटी होता है आपका, डेंसिटी क्या होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं मास निकालना चाहता हूँ इसमें मास, तो मास आप कैसे निकाल सकते हो इसमें, बेसिकली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो कैलकुलेट करके कैसे निकालोगे आप इसमें, बताओ, कैलकुलेट करके कैसे निकाल सकते हो इसमें, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी मास के इक्वल। तो डेंसिटी अगर मुझे खाली मास चाहिए, अगर मुझे खाली मास चाहिए तो इसके नीचे का जो वॉल्यूम है वो जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे खाली मास चाहिए तो वो क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ प्लैनेट मान लो। मास ऑफ प्लैनेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेंसिटी, और मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आपका अगर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे खाली वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम जो होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है इनका। अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम कैसे आएगा आपका, मास ऑफ प्लैनेट जो है वो आपके किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा आपके, डेंसिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम। अगर मैं खाली मास की बात करूं तो वॉल्यूम भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो आपके किसके इक्वल आएगा ये आपका, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, 4/3πr³ होता है, लेकिन इसका जो है हम खाली r³ लेंगे, प्लैनेट का r³। खाली हम रेडियस से इसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, बेसिकली आपका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या दे रखा है आपका, डेंसिटी जो दे रखा है क्या दे रखा है, 4 अर्थ की डेंसिटी के इक्वल। और आपका जो आर दे रखा है, मतलब आपका जो रेडियस दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, आपके आर ई रेडियस ऑफ अर्थ के 2 के बराबर। ठीक है, मतलब आपके इसके हाफ के बराबर। इसका अगर मैं क्यूब करूंगा, ठीक है, क्यूब करने पे आपका क्या आया कि जो मास ऑफ प्लैनेट है वो किस पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मास ऑफ प्लैनेट और यहाँ पे आपका 4 आपका डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ, ई का मतलब है अर्थ, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो कट जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपका मास ऑफ प्लैनेट जो है ना, मास ऑफ प्लैनेट वो किस पे डिपेंड करता है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ के इक्वल। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो आपका जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं अर्थ के उसके हाफ के इक्वल। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो मास होगा वो मास भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जो प्लेनेट का जो मास होगा वो भी कहीं ना कहीं आपके क्या होगा, क्या मैं इसको डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अर्थ और क्या ना कहीं ना कहीं मैं आपके वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है आपका मास। कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके मास ऑफ अर्थ भी तो लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पर आपका डेंसिटी बच गया, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू रेडियस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ, ये इसका इक्वल। इसका मतलब मास ऑफ प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं मास के अर्थ के इक्वल है। ठीक है, जो आपके मास का जो अर्थ का जो मास उसके हाफ के इक्वल है कहीं ना कहीं। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, आपको मालूम है इसका जो फॉर्मूला आता है, मास जो होता है, अर्थ का मास क्या आता है, नीचे आता है, अर्थ का मास जो आएगा वो क्या आएगा, नीचे। मास ऑफ अर्थ क्या आता है आपका इसके वेलोसिटी में, नीचे की तरफ आता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मास ऑफ आपका प्लेनेट जो है वो क्या आया आपके मास ऑफ अर्थ के इक्वल अपॉन में हाफ। ठीक है, तो ये जो हाफ है आपका वो क्या चलाएगा आपके ऊपर जाकर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका एस्केप वेलोसिटी जो बनेगा, प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी बनेगा, देखो सब कुछ वही है, सब कुछ अर्थ का ही है, लेकिन इसका जो मास हाफ हो गया ना, जिसकी वजह से ये 2 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आपके अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है, अब ये तो आपको मालूम है फॉर्मूला √2 में होता है। तो आपका ये जो प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी और अर्थ का एस्केप वेलोसिटी सेम होगा, बस यहां पर क्या होगा आपका √2। √2 यहाँ पे फॉर्मूले की वजह से आया, आपका जो नीचे का 2 था ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये आपके √2 में होता है। तो आपका एस्केप वेलोसिटी जो है प्लेनेट का वो इक्वल होगा आपके √2 अर्थ के एस्केप वेलोसिटी के। तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1 पॉइंट, देखो अगर मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जो है वो इक्वल आएगा आपके √2
एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अगर आप एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है आपका 11 पॉइंट दे रखा आपको 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब, तो देखो 11.2 को अंडर रूट, देखो 5.6 तो आने से रहा, 7.9 भी आने से रहा, इसको 1 से करते तो ये आता, ये भी आने से रहा, लेकिन आपका अंडर रूट 2 है, 1.3 से 3 समथिंग होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके अप्रॉक्स आ रहा है आपको 15.8, तो आपका सही ऑप्शन आएगा लगभग 15.8 के अप्रॉक्स के आसपास, जो कि ये आपका सही ऑप्शन भी है। 11.2 को अगर आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 1 से करोगे तो आपका ये आएगा, तो यहाँ तो 1 है नहीं, अंडर रूट 2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 15.8, ऑप्शन भी आपका सही ऑप्शन है। Which one of the following does not apply to sound waves in fluid? Sound waves in fluid के अंदर अप्लाई नहीं होता, वो एनर्जी लेकर के जाते, हाँ लेकर के जाते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, हाँ होती है साउंड वेव्स को, क्या वो ट्रांसवर्स होते? ट्रांसवर्स नहीं होते, वो होते आपके लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, ट्रांसवर्स नहीं होते, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। दे ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन गैसेस, क्या वो आपके लिक्विड में ज्यादा देर ट्रेवल करते गैस के अकॉर्डिंग? हाँ, लिक्विड में आपके ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस में थोड़े दूर दूर कम कम होते, इसलिए आपके लिक्विड में ज्यादा ट्रेवल करते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। आपको डज नॉट अप्लाई वाला बताना है, कौन सा अप्लाई नहीं हो रहा, वो हो रहा है ये वाला आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है साथ में। ये क्वेश्चन समझो पहले क्या बोल रहा है, एक बॉल था, उसको ऊपर से गिराया गया, जिसका मास क्या था आपका 0.1 kg मास, ड्रॉप ऑन अ हार्ड सरफेस, एक हार्ड फ्लोर है, इसके ऊपर ऐसे गिराया गया, ठीक है, गिरा ये, हाइट क्या आती है इसकी, यहां से लेके यहां तक आपकी 0.45 मीटर, ठीक है। गिरने के बाद दोबारा ये उछली ऊपर, आपके कहां तक उछली 0.20 मीटर तक, यहां तक उछला ये, ठीक है। और टाइम जो है, टाइम क्या था आपका, इतने में जो टाइम हो क्या आपका 0.1 सेकेंड। आपको बताना है कि टोटल फोर्स कितना लगा, इसका टोटल नेट फोर्स कितना लगा है, जैसे जमीन पे गिरा, यहां पर फोर्स कितना लगा, कितना ऊपर उछला ये, तो देखो ये आपके नॉर्मली किस फॉर्मूले पे होगा, देखो ऊपर से नीचे गिरने के लिए, बॉल जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, यू तो 0 होगा क्योंकि ऊपर से तो रेस्ट में था, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा इस पे बी स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2as, एस क्या होगा यहाँ पर हाइट, यहाँ पर जो हाइट है वहां का उसका एस बन जाएगा, v आपको नहीं मालूम वी स्क्वायर का, वी स्क्वायर को u क्या होगा आपका, यू स्क्वायर क्या होता है आपका, यहाँ पे u 0 दे रखा है ना, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा, रेस्ट से, तो u क्या आपका 0, 2, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू 10 दे रखी है इसने, हाँ, g की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 10, और हाइट क्या दे रखी है आपको 4.5 मीटर, 4.5 है 0.45 है, 0.45 है सॉरी, आपका 0.45 मीटर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 2 0.9, 0.9 इंटू 10, वी स्क्वायर आपका आ गया 9 के इक्वल, उस पे से स्क्वायर हटा, उस पर रूट लगा दो, तो वी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर से नीचे गिरने में जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी आपकी 3 मीटर पर सेकंड, इजी है, ठीक है। अब जब नीचे से ऊपर गया ये, ऊपर जाकर के इसका v 0 हो जाएगा या u 0 हो जाएगा, वो देखते हैं अभी हम, जब नीचे से टप्पा लग करके जब ऊपर आएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन ऊपर जाकर के v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऊपर जाकर रुकेगा, तो सही है, हाँ ठीक है। इसके लिए अब जो हाइट है, वो हाइट क्या है आपकी 0.20 मीटर तक, वापस से उछला ऊपर की तरफ, इसके जो हाइट है क्या 0.2 मीटर, ठीक है। इसके लिए भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, इस बार तो आपका v ही 0 है, फाइनल वेलोसिटी में 0 है, u क्या है, u देखते हैं हम, u स्क्वायर का u स्क्वायर रहने दो, 2a कितना ऊपर उछला है वो आपका 0.2 मीटर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू मतलब 2 इंटू 0.2 आपका 0.4 मीटर हो जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 4 मीटर, u स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4, इधर ले जाओगे u को तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका -4, ठीक है, तो u क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर आप माइनस हटाओगे भी तो माइनस लगा भी सकते हो, अब से कोई बात नहीं,
-2 मीटर/सेकेंड। ठीक है। अच्छा आप देखो उसने बोला टोटल फोर्स कितना होता है। फोर्स का देखो, फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका कितना दे रखा है, मास आपका दे रखा है 0.1 kg। मास दे रखा है आपका, मास की जो वैल्यू है वो दे रखा है 0.1 kg। ठीक है। ए क्या होता है आपका v2 - v1 अपॉन में टाइम। ठीक है। मास कितना है आपका 0.1। ठीक है। v2 कितना है आपका, v2 हमने निकाला जो नीचे से गिरने के बाद जो v2 होगा आपका, ऊपर से नीचे गिरने के बाद क्या आएगा आपका 3। ठीक है। फिर ये क्या आ गया आपका माइनस साइन, तो इसका क्वेश्चन का माइनस का साइन है, इसका खुद का माइनस का साइन है -2। टाइम की वैल्यू क्या थी, टाइम की वैल्यू अगर आपको याद होगी, टाइम की वैल्यू थी 0.1 सेकेंड। टाइम की वैल्यू है आपके 0.1 सेकेंड। नीचे भी क्या आ गया 0.1, 0.1 कट गया आपका, तो 3 माइनस -2 आपका आ गया 5 न्यूटन फोर्स लगेगा इस पे, 5 न्यूटन फोर्स। माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 न्यूटन इस पे फोर्स लगेगा आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन जो होगा आपका होगा 5 न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था न्यूमेरिकल की वे में सॉल्व करने के लिए। Which of the following statement regarding simple pendulum is correct? सिंपल पेंडुलम को लेकर के करेक्ट क्या है, has a time period independent of amplitude। simple pendulum has a time period independent of amplitude। एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होता है। चलो देखते हैं बेसिकली, only for small amplitude because then the net force on bob is independent of displacement। देखो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए होता है, लेकिन आपका जो नेट फोर्स होता है ना इंडिपेंडेंट नहीं होता डिस्प्लेसमेंट के, बल्कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होता है। ये गलत है। फॉर एनी एम्पलीट्यूड, देखो एनी एम्पलीट्यूड वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये खाली आपके स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए रिगार्डिंग होता है। स्मॉल एम्पलीट्यूड्स पे मतलब सेटिस्फाई करता है, आपके किसी भी एम्पलीट्यूड पे नहीं होगा, तो आपका स्मॉल एम्पलीट्यूड हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन तो आप कैसे कट जाएंगे। फिर देखते हैं ओनली फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड बिकॉज देन नेट फोर्स इज बॉब इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सही है। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ना बॉब का, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका नेट फोर्स जो होता है, इसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए ये ऑप्शन ठीक है आपका। Which one of the following about different frictional force is correct? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किस में होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक वाले में, जो कि ठहरा हुआ है। इसमें से सबसे ज्यादा स्टैटिक वाला कौन सा, स्टैटिक वाला ये तो हटा दो, 1 2 3, चलो 3 ऑप्शन होता है। उसके बाद जो आपका फोर्स होता है वो किसमें होता है, फ्रिक्शनल फोर्स में। अगर मान लो ये मूव कर रहा है तो आपका जो अपोजिट फोर्स लगा वो आपका फ्रिक्शनल काइनेटिक फोर्स होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किसमें, रोलिंग नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों में। चलो इन दोनों को लेकर के चलते हैं। ठीक है। सबसे कम जो होता है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन में। मान लो कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से कोई चीज गिर रहा है, तो सबसे कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, इससे भी कम होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ये वाला सही है। इसमें काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन को इक्वल दे रखा, इक्वल नहीं होते आपके, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन इक्वल नहीं होते। तो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है। ए मेटालिक बॉब एक्स मास m इज रिलीज फ्रॉम अ पोजीशन ए से रिलीज करा गया आपके मेटालिक मास को, इसका m था बॉब का मास। इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल बॉब। देखो आइडेंटिकल बॉब है, आइडेंटिकल बॉब का मतलब इसका मास m है तो इसका मास भी m होगा। आइडेंटिकल का मतलब है कि इक्वल, इसका मास भी m होगा। ठीक है। मैंने एक बॉब को यहां से छोड़ा, अब ये जाकर के इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। अगर सेम मास के, देखो अगर सेम मास का है तो इसका मोमेंटम जो होगा इसमें शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसकी जो पोजीशन थी, जो ये रेस्ट पे था आपका, ये जो है ये इसकी पोजीशन पे आकर के रुक जाएगा, क्योंकि इसने अपना सारा का सारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया किसमें, बी वाले में। तो बी तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये आपके इस बी की पोजीशन पे ही रुक जाएगा। हाउ हाई डज द बॉब एक्स राइज इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद कितना राइज करता है, सेम हाइट पोजीशन ए की तरह नहीं, हाफ द हाइट ऑफ द पोजीशन ए की तरह नहीं, द सेम हाइट ऑफ पोजीशन ए नहीं, ये आपकी यहीं पे रुक जाएगा पोजीशन बी पर, यहीं पर आकर के ऐसे करके रुक जाएगा यहां पर। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है।
ये आइडेंटिकल बॉब वाला था, तो आइडेंटिकल बॉब वाले में आपके ज्यादा मुश्किल नहीं आते। Consider the two statements given below. Statement 1, infrared waves are also called heat waves. देखो heat waves, infrared waves को heat waves बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम बोलते भी हैं, वैसे हमें मालूम है कि infrared waves को heat waves बोलते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहने का ही ठीक है। स्टेटमेंट 2, वाटर मॉलिक्यूल्स readily absorbed by infrared waves। मान लो किसी धूप में मैंने पानी रखा, यहां से आपका लाइट पड़ रहा है, तो लाइट में आपको मालूम है ना इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, लाइट के अंदर इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तभी तो गर्म होते हैं, तभी तो इनको हीट वेव्स बोलते हैं, तभी तो इनको बेसिकली हीट वेव्स बोलते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसके एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल है इसका हीट वेव का। अगर आपको कोई ठंडा पानी बहुत गर्म धूप में रख देते हो आप, तो थोड़े टाइम बाद वो पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि सनलाइट में जो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं वो आपके वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे, तभी तो वो जाकर के गर्म हो जाते हैं। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? नहीं, ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये भी गलत होगा, आपका ऑप्शन ए ठीक होगा कि आपका बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं वो हीट वेव्स कहलाते हैं, ठीक है, और आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली आपके इंफ्रारेड वेव्स एब्जॉर्ब कर लेते तभी जाकर के वो गर्म हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट में ठीक और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। If the block P as shown in the figure below were to be at rest, अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो कहीं ना कहीं इस तरफ का फोर्स, आपके लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स और राइट हैंड साइड का फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मान लो इस टोटल फोर्स को मैंने बोल दिया F1 और इस टोटल फोर्स को बोल दिया मैंने F2। अगर ये रेस्ट, जैसे टग ऑफ वॉर आप खेलते हो, तो अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो बीच में रुका हुआ होता है, सेम आप समझो, इस तरफ से भी उतना फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी इक्वल फोर्स लग रहा है, तभी तो ये रेस्ट पर होगा ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द ब्लॉक पी शोन इन फिगर बिलो वर टू बी एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे होगा इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर होंगे। चलो मैं इस साइड का फोर्स भी कैलकुलेट करता हूं, तो साइड का फोर्स कितना होगा मेरा? F1 होगा F2 के बराबर। F1 कितना है मेरा? 10 प्लस 15, F2 कितना है मेरा? 2 प्लस F प्लस 15, 10 प्लस 15 क्या होगा? 25, और ये क्या हो गया आपका? 17 प्लस F की वैल्यू कितनी आ गई? 25 में से 17 घटा दो तो आपकी आ गई 8 न्यूटन। तो कितना न्यूटन, कितना फोर्स होना चाहिए यहाँ पर ताकि आपके रेस्ट पे रहे? कितना फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए ताकि आपके रेस्ट पे रहे? तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी 8, ठीक है, 8, तब जाकर के रेस्ट पे होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। One of the following which does not belong to nuclear reactor। न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका टरबाइन भी होता है, क्योंकि इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब आपका टरबाइन घूमता है, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये तो होता है। हीट एक्सचेंजर भी होता है कि देखो आपका न्यूक्लियर फिजन के बाद हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हीट को एक्सचेंज भी करना पड़ता है, तो हीट एक्सचेंजर भी होता है आपका। रिएक्शन चेंबर भी होता ही होता है आपका। ये तीनों चीज आपके होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियर फिजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता ही नहीं है, नहीं होता नॉर्मल रिलीज। अगर आप मेजोरिटी में देखते हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता ही नहीं है। ये आपका अप्लाई नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, न्यूक्लियर रिएक्टर से आपका ये बिलोंग नहीं करता, बाकी सारी चीज बिलोंग करते हैं आपके, ठीक है। आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको बताना है करंट आई की वैल्यू। वी क्या होता है आपका? आई आर। आई क्या होगा आपका? वी अपॉन आर, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारा। आपका वी तो मालूम है 10 वोल्ट है, हमें निकालना है आर। अच्छा ये आपका पैरेलल है 10, 0 और 10। देखो आपने देखा कि आपने ये सुना भी होगा, अगर किसी पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 होती है पैरेलल में किसी, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट इंडिकेट करता है। ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये आपके इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। मतलब मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, आप इतना समझो,
ये जो आपका 0 जो ओम है, 0 ओम क्या काम करेगा, इस 10 रेजिस्टेंस इसको भी शॉर्ट सर्किट कर देगा और इसको भी शॉर्ट सर्किट कर देगा। पैरेलल में आपका 0 रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर जो होता है, वो आपके दोनों बाकी रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देता है। इसका मतलब इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा आपका 0। इसका मतलब इसको आपको निगलेक्ट कर देना है, इस फिगर को आपको निगलेक्ट कर देना है, आपको ध्यान भटकाने के लिए था बस। तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा टोटल, वो होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 5, R2 कितना है 0, R3 कितना है 5। तो आपका रेजिस्टेंस जो निकला वो टोटल निकला आपका 10 ओम। आप पुट कर दो, I इज इक्वल टू क्या ऑप्शन था, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज भी आपका 10 है और रेजिस्टेंस भी आपका 10 है, 10 में से 10 गया आपका क्या ऑप्शन आ गया 1। तो I की जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 1 ओम। करंट का जो वैल्यू आया, करंट की वैल्यू क्या है आपकी 1 ओम। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है आपका 1 ओम, वो क्या है आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप में भी कॉम्बिनेशन ऑफ, माइक्रोस्कोप में किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, क्या दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, क्या कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है, या दो कॉनकेव लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, अलग अलग है। तो देखो आपने सुना होगा आपके माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, एक होता है बेसिकली आपने सुना होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आपने सुना होगा आईपीस का लेंस। लेकिन दोनों लेंस ही होते हैं, और दोनों कौन से लेंस होते हैं आपने देखा होगा, ऑब्जेक्टिव बाहर होता है और आईपीस आपके आई के पास होता है, दोनों के दोनों आपके कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं। दोनों के दोनों आपके बेसिकली माइक्रोस्कोप में दोनों के दोनों आपके कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं, एक होता है आपके आईपीस और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो आपके दोनों ऑप्शन क्या आएंगे, ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन है, 2 कॉन्वेक्स लेंसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंटरेस्टिंग है। एक ह्यूमन आई के हिसाब से वेयर यू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द आई, विच इज द करेक्ट स्कीमेटिक ग्राफ। यू आपका डिस्टेंस ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, v जो है आपका डिस्टेंस ऑफ क्या है, इमेज है, f उसका फोकल लेंथ है। ठीक है, आपको पूछा कि सही ऑप्शन क्या आपके आईज के हिसाब से। देखो जब आपके आईज से जो इमेज ऑब्जेक्ट होता है वो दूर जाते रहता है, जब आपका देखो जब आपके आई देखो u की वैल्यू जब आपकी कम है, जब आपकी बिल्कुल आंख के पास है ऑब्जेक्ट, तब कहीं ना कहीं आपका जो फोकल लेंथ होगा वो भी आपका पास में ही होगा। अगर कहीं आपका बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपकी u कम है तो आपका फोकल लेंथ भी क्या होगा कम। लेकिन जैसे ही अगर आपका डिस्टेंस आपके आंखों से बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, मान लो जैसे जैसे कोई 5 मीटर पे खड़ा था, जैसे आपका 10 मीटर पे खड़ा हो जाता है तो आप थोड़ी आंख ऐसे मीन से लेते हो ताकि और उससे फोकस कर पाओ। लेकिन जब और दूर चला जाता है, मान लो 20 मीटर चला जाएगा, तब आपको बहुत छोटा दिखेगा। लेकिन ऐसे अगर आप एक टाइम के बाद जब वो मान लो 50 मीटर दूर चला गया, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपका जो फोकल लेंथ है वो अपने आप को कांस्टेंट रखेगा। इसका मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास में होता है तो उसका फोकल लेंथ भी कम होगा, थोड़ा दूर होगा तो फोकल लेंथ थोड़ा और ज्यादा होगा, बढ़ेगा थोड़ा सा, फिर और ज्यादा दूर होगा तो थोड़ा फोकल लेंथ और बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम बाद जो फोकल लेंथ होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा आपके डिस्टेंस के पोजीशन के हिसाब से। तो सही ऑप्शन देखोगे, आपका जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस वो कम है तो फोकल लेंथ कम है, डिस्टेंस बढ़ाई तो फोकल लेंथ थोड़ी बढ़ गई, डिस्टेंस और बढ़े फोकल लेंथ थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन एक टाइम बाद जब मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ ना, फोकल लेंथ आपका कांस्टेंट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इमेज का मतलब आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका फोकल लेंथ क्या जाएगा आपका कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन सी जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statements with regard to the phenomena of primary rainbow formation by water droplets? वाटर ड्रॉपलेट्स में आपके प्राइमरी रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या इसमें रिफ्रैक्शन होता है, हाँ रिफ्रैक्शन होता है। क्या इसमें एक ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, याद रखना आपके यहां मान लो आपका क्या है, ये ड्रॉप है, यहां से हल्का सा लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, यहां पर खाली एक ही बार रिफ्लेक्शन होती है, एक बार रिफ्लेक्शन होती है। तो हाँ रिफ्लेक्शन खाली एक बार होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट ओनली, खाली इसमें रिफ्रैक्शन ही होता है क्या, नहीं रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है।
इट इज फॉर्म्ड एज द इनर बो। क्या आपके इनर बो की तरह फॉर्म होता है ये? हाँ इनर बो, देखो ये बो का शेप ही तो ले रहा है, इनर बो की तरह ही फॉर्म होता है। चलो ये स्टेटमेंट भी ठीक है आपका। इट मे इन्वॉल्व मोर देन वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आपके एक से ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? नहीं, आपके खाली एक ही बार रिफ्लेक्शन होता है, एक ही बार। ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आपका सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 कौन सा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। Which one of the following scientists mentioned that an electron in an atom could revolve in a certain stable orbit without emission of an radiant energy? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्पेशल पैथवे में घूमता है, स्पेशल ऑर्बिट में घूमता है बिना एनर्जी को लॉस करे हुए? क्या वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे? नहीं, इन्होंने गोल्ड फॉइल का करा था। क्या वो जे थॉमसन थे? नहीं। क्या वो नील बोर थे? वो साइंटिस्ट थे आपके नील बोर, जिन्होंने आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे से डेवलप करा था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया था इन्होंने कि जब इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में घूमता है तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता वो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन है। लीगो जो होता है, लीगो एक्सपेरिमेंट कंफर्म वन ऑफ द प्रेडिक्शंस ऑफ। लीगो जो होता है आपका लेजर इंटरवेंट आपका ऑब्जर्वेटरी जो होता है वो किसका होता है? वो स्ट्रिंग थ्योरी का नहीं है, ठीक है। देखो लेजर इंटरवेनेंट ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली। ये आपके स्ट्रिंग थ्योरी को भी डिनोट नहीं करता, ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को करता है, ना क्वांटम मैकेनिक्स को करता है। ये करता है आपकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आपके बताया गया था कि जो ग्रेविटेशनल वेव होता है ना, ये आपकी ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी को, जो कि ये दिया था आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके साइंटिस्ट ने जो दिया था, उसमें भी आपकी ग्रेविटेशनल वेव की ही बात करी गई थी, ग्रेविटेशनल वेव। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन सही है। बाकी किसी में भी ग्रेविटेशनल वेव की बात नहीं करी गई थी। तो आपका लीगो लेजर इंटरवेनेंट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये आपके किसका थ्योरी होता है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपके साइंटिस्ट ने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ब्लॉक का मास कितना आपका? 2 kg, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितना आपकी? यू की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कम्स टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब वी की वैल्यू क्या आपकी? 0, ठीक है। ट्रेवल में डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा उसने? 3 मीटर, ठीक है। तो हम दो बार इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एक बार जब वो आपके स्पीड पे था, एक बार जब आपके रेस्ट पे आ गया। तो मैं अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूं तो क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना था आपका? 2, हाफ 2, और वी कितना था आपका? 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो आया 3 का स्क्वायर क्या आया आपका? 9 जूल। लेकिन जब आपका रेस्ट पे था, रेस्ट का मतलब है कि आपकी v की वैल्यू 0, इसका मतलब पूरा का पूरा आपका काइनेटिक फाइनल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, 0। आपका जो बेसिकली फोर्स होता है, आपका फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क हम किसे बोलते हैं? वर्क हम इसमें को भी तो बोलते हैं, एनर्जी के डिफरेंस को भी तुम वर्क डन बोलते हैं। एनर्जी का डिफरेंस अगर मैं आपके वर्क डन निकालना है मुझे, तो के फाइनल में से के इनिशियल को मैं माइनस कर दूंगा। तो अगर के फाइनल क्या है मेरा? 0, और आपका के इनिशियल क्या है? -9। तो वर्क डन क्या हुआ है मेरा? वर्क डन -9 क्या इंडिकेट करता है मेरा? वर्क डन जो -9 है वो क्या इंडिकेट करता है? कि वर्क डन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि वो जाकर के रेस्ट में हो रहा है ना, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्शनल फोर्स उसको कम कर दे रहा है, तो वर्क डन आपके अपोजिट में हो रहा है, ठीक है। मेरे वर्क डन की वैल्यू क्या है? -9, ठीक है। फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स को ही तो निकालना है आपका, फोर्स आपको नहीं मालूम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था आपका? 3 मीटर का। तो ये इधर जाकर के क्या मल्टीप्लाई जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, -9 अपॉन में 3 अपॉन में इज इक्वल टू 8। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा है।
तभी आपको वो ऑब्जेक्ट जाकर के रेस्ट में आ गया। माइनस साइन खाली वो इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन जो है यहाँ पर 9 के साथ जो यहाँ पर माइनस आएगा, एफ की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर आपकी -3 न्यूटन आएगी। ये माइनस का साइन जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो ज्यादा था, आपके काइनेटिक फोर्स मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा था, जिसकी वजह से आपका वो आकर के रेस्ट में हो गया। ठीक है, तो आपके फोर्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 न्यूटन। ऑप्शन भी सही ऑप्शन है आपका। Which one of the following is primarily responsible for conduction of current in metal? Conduction of current in a metal, metal के अंदर आपको मालूम है अगर मेटल के अंदर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेन जो करंट आता है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है और किसी की वजह से नहीं आता। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, करंट का जो कंडक्शन होता है, किसकी वजह से होता है? ओनली एंड ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा किसी का भी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन क्या आपका सही ऑप्शन है। मेटल के अंदर जो करंट का कंडक्शन होता है किसकी वजह से होता है? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके एनडीए फिजिक्स 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, कैसे आप इसमें वेरीफाई कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।